हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक अम्ल क्षार और लवण, उसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि आपके जो किस प्रकार से लवणों का जल अपघटन होता है और जो उनका जल अपघटन है उसका आयनिक गुणनफल किस प्रकार से है, उनका जो जल अपघटन गुणांक है उसमें क्या रिलेशन था, इन बातों की चर्चा किया। आज हम लोग उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो पीएच मान से संबंधित है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग कहे थे कि हम लोग अब अगले लेक्चर में पीएच मान का अध्ययन करेंगे, तो आज वो टाइम आ गया है। पीएच मान जो है क्या चीज़ है, पीएच वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है ये आखिर में। ठीक है, पीएच मान क्या चीज़ है। दोस्तों, आप जैसे अम्ल और क्षार की जब हम लोग बात करते हैं, अम्ल एवं क्षार की जब बात करते हैं, और उसमें क्या है, जो जलीय विलयन के आधार पे जब हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षार को, तो हम उसमें देखते हैं कि जो आपका पदार्थ अपने जलीय विलयन में एच आयन देता हो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और जो ओ एच निगेटिव आयन देता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और यहाँ पे जलीय विलयन की बात हो रही थी, तो आप जानते ही हो दोस्तों कि जो आपका H2O है वाटर, उसका जो आयरन होता है, आंशिक आयरन किस प्रकार से H पॉजिटिव आयन के रूप में और OH निगेटिव आयन के रूप में। तो अगर H आयन है तो क्या है, अम्लीय है ना, अम्लीय है। अगर OH निगेटिव आयन है तो क्या है, वो का क्षारीय है। तो जब हम कोई विद्युत अपघट्य इसके अंदर डालते हैं तो उसमें आपका जो विद्युत अपघट्य है, अभी हम लोग पीछे साल्ट एनालिसिस में देखा था कि कुछ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ आपके जो लवण है वो इस प्रकार से टूटते हैं कि वो उसमें से वो हाइड्रोजन आयन के साथ क्या है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या है, OH निगेटिव आयन से हाइड्रोलिसिस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से करते हैं। तो अगर कोई हाइड्रोलिसिस H आयन के साथ होता है तो उस सॉल्यूशन में OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो संगुणित हो गया किसी के साथ। अगर संगुणन OH निगेटिव आयन के साथ होता है तो H आयन बच जाता है, ठीक ना। तो उस विलयन में या तो H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी या तो OH निगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो जिसकी सांद्रता बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग उस विलयन का नेचर आ जाएगा, अम्लीय या फिर क्षारीय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर H आयन की संख्या क्या है, अधिक है OH निगेटिव आयन से, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। साधारण शब्दों में कहें तो अगर वही आपका H आयन की संख्या क्या है, OH निगेटिव आयन से क्या है, कम है, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और वही H आयन की संख्या क्या है, OH निगेटिव आयन के बराबर हो जाए किसी विलयन में, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हम लोग को, जो हम लोग का जो सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी है, उसमें हम लोग इसको समझे हैं अभी तक कि जो अम्लता है वो H आयन के कारण है, तो अधिक होगा तो अम्लीय, H आयन कम है तो क्या होगा, क्षारीय। अगर दोनों बराबर हो जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अभी तक का जो हम लोग का सामान्य अध्ययन है वो इतना बता रहा है। अब इसी चीज़ को जो हम लोग कॉन्संट्रेशन के रूप में देखते हैं, सांद्रता के रूप में देखते हैं, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, है ना, उसके पावर के रूप में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते ही हो, हम लोगों ने अभी पीछे सक्रिय द्रव्यमान पढ़ा, तो सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हो, या फिर आप सांद्रता, इसको नाम देते हैं हम लोग सांद्रता। ठीक है, सांद्रता के पदों में अगर हम बात करें, सांद्रता के पदों में बात किया जाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई ये, और ये क्या है, OH निगेटिव आयन की सांद्रता हो गई। फिर वही बात है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर आपकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, कम है हाइड्रोक्साइड आयन से, तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अगर दोनों की सांद्रता क्या हो गई, बराबर हो गई आपके सॉल्यूशन में के अंदर, तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ये तीन बस लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया, अधिक हो चेंज हो गया। हमने बस यहाँ पे संख्या के रूप में काउंट किया, और यहाँ पे क्या, उसी संख्या को एकांक आयतन में जब देख लिया तो क्या हो गया, वो सांद्रता हो गया हम लोग का। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर में देखा जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, तो क्या हो गया, वो उसका सांद्रण कहलाया, चाहे फिर सक्रिय द्रव्यमान कहलाया। तो इसी हाइड्रोजन आयन को जो सांद्रण है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक लॉगरिथमीय विधि दिया, लघुगणक के आधार पे उन्होंने एक क्या किया
कि इनकी सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका बताया उन्होंने कि हम किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर सांद्रता जैसे क्या था कि सांद्रता जब अधिक थी तो उसको रिप्रेजेंट करना आसान था, लेकिन सांद्रता अगर कम हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक जो लॉगरिथम विधि दिया। तो आइए उस विधि में उसकी जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, सोरेनसन जी ने क्या दिया था उसको देखते हैं हम लोग। तो उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी हम लोग की। ठीक है, पीएच मान जो हम बात कर रहे हैं, इस पीएच मान का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लें आप कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आप बोलते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हो आप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप इसको कहते हो। ठीक है, हाइड्रोजन आयन घातांक है ना, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन घातांक, ये आपका इसका हेडिंग हो जाएगा हम लोग का। हाइड्रोजन आयन घातांक क्या है, तो जो हाइड्रोजन किसी विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय जो मान होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, पीएच मान कहते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा अगर बात करेंगे आप, परिभाषा तो किसी विलयन में, किसी विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, किसी विलयन में क्या देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को देख करके डिसाइड करेंगे कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि क्या है ना। किसके अकॉर्डिंग है ये, सोरेनसन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणक, 10 आधारीय लघुगणकीय, जो चाहे लघुगणक सीधे कर सकते हैं, 10 आधारी लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी परिभाषा इसकी हो जाएगी पीएच मान की। पीएच वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणक, है ना, इसमें डाउट न रखिएगा। ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, ऋण हो गया, है ना। 10 आधारी लघुगणक का, लघुगणक जानते हो लॉग होता है, आधार मतलब इसका 10, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक ना, तो ऋणात्मक ये हो गया -10 लॉग बेस 10, है ना, माइनस लॉग बेस 10। तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ये लघुगणक हो गया, और 10 आधारी मतलब क्या हो गया, इसका आधार क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक ना, तो हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करने का एक क्या है, लघुगणकीय विधि है। ये लघुगणकीय विधि द्वारा क्या है, हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करते हैं, उसी को बोलते हैं पीएच मान। क्या बोलते हैं उसको, पीएच मान कहते हैं, चाहे पीएच वैल्यू उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पीएच क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता का ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय वैल्यू है बस। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो पीएच वैल्यू है क्या है, पीएच वैल्यू किसके बराबर है, माइनस लघुगणक आधार 10 हो गया ये। ठीक है, किसका मान है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ये मान हो गया। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। आप इसी को अगर जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके लिए भी देखना चाहेंगे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा, POH हो जाएगा यहाँ पे, POH इक्वल टू माइनस log बेस 10 OH नेगेटिव, है ना। लेकिन हम लोग इसको किसके बेस पे देखते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक ना, यहाँ से मान चाहो निकालना चाहो तो मान भी इसका क्या है, निकाल सकते हो। पीएच की वैल्यू किस प्रकार से निकल के आएगी, जैसे मान लो कि यहाँ से अगर दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लोगे, ठीक है, एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीएच लॉग के रूप में आएगा। ठीक है, लॉग क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या है हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सिंपल
अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जो हाइड्रोजन सांद्रता है वो किस रूप में आने जा रही है। अगर हम लोग लाग को हटाएं, क्या करें, यहाँ से लाग को हटाएं, तो जानते हो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू ई टू द पावर x, ई टू द पावर x, जब हम इसका लाग लेते हैं तो क्या होता है, लाग y इक्वल टू ये आपका लॉग बेस ई पे, अगर हम देख रहे हैं इसको, बेस ई इसका है, तो यहाँ पे ई टू द पावर x। अब जानते हो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो x, यहाँ पे लॉग बेस ई, यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे क्या है, लॉग बेस ई वाई है। तो यहाँ पे देखो जब बेस और ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो x इंटू 1 हो जाएगा इधर क्या है, लॉग बेस ई वाई है ना। तो आपका क्या हो गया, इसको कह सकते हो x इक्वल टू लॉग बेस ई और क्या है, y, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर लाग हटाएंगे तो जो बेस है उसके पावर में क्या है, ये लग जाएगा, है ना। इसके वैल्यू का चेंज करेंगे, लाग खत्म करेंगे अब, क्योंकि इसी से आया है ना, ये लाग लिए हैं तो ये आया हुआ है, लाग हटाएंगे तो क्या होगा, एंटी लाग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो बेस होता है उस पर क्या है, वैल्यू का पावर होता है, वैल्यू का पावर होता है, ठीक है। जिसका निकाल लेते वैल्यू क्या होता है, वो इक्वल में आ जाता है। तो इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देख रहे हो आप यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, बेस यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे बेस क्या है ई है ना। तो बेस ई की जगह पे क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर हो जाएगा, 10 टू द पावर वाई क्या है इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग का वाई क्या है, ये वाला हम लोग को क्या है, वाई है, पी ओ एच है ना, पी एच क्या है, वाई हम लोग का है। तो 10 टू पावर आप कह सकते हो पी एच वैल्यू, क्या कहेंगे, पी एच वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस था, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, 10 टू पावर माइनस पी एच, ठीक है। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 के ऋणात्मक पीएच घात के बराबर होती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 के माइनस पीएच, 10 के ऋणात्मक पीएच घात के क्या होती है, बराबर होती है। घातांक के रूप में कहेंगे तो ये परिभाषा हो जाएगी, अगर लघुगणक के रूप में कहेंगे तो ये डिफिनेशन हम लोग की हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसका भी वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव के लिए निकालोगे तो क्या होगा, 10 टू पावर माइनस पी ओ एच, 10 पावर माइनस पी ओ एच। ये आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर लघुगणक के रूप में रिलेशन हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, तो पी एच इक्वल टू माइनस लाग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर सीधे डायरेक्ट हम लोग एच आयन और पी एच के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो सीधे रिलेशन क्या हो जाएगा, एच आयन इक्वल टू 10 पर माइनस पी एच, 10 पर माइनस पी एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसको कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग का बस है, इसमें और कुछ हम लोग को नहीं करना है। अच्छा, अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकली अगर शो करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। मान लीजिए कि दे दिया कि यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.000 आपका 1, ये आपका क्या हो गया, मोलर है, या फिर इसी को आप कह सकते हो मोल पर लीटर के टर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पीएच का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग है ना बेस 10 आपका है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे दे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की। तो यहाँ मान रखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 001, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे आपने रख लिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू आपने रख लिया यहाँ पे। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहोगे, डेसिमल को हटाओगे तो कह सकते हो 10 टू पावर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टू पावर माइनस 4 होगी। तो आप इसका वैल्यू निकालो तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 है, और यहाँ पे क्या होगा 10 टू पावर माइनस 4, इसका वैल्यू यही है ना, डेसिमल चेंज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, देखो ये आपका पावर पहले चला आएगा, ठीक है, पावर पहले आएगा तो पी एच इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या होगा लॉग बेस 10 ऑफ 10, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी बताया मैंने कि आपका जो आधार है और जो वैल्यू है वो क्या है, जिसका वैल्यू निकालना है लघुगणक का, वो सेम हो तो क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी एच इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो आपकी पी एच की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, पी एच वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई,
ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले करके इसको आप निकाल सकते हो। अगर सेम 10 की पावर के रूप में रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा एक आएगी, और जो पावर रहेगा वो क्या होगा, पहले चला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आप अगर OH नेगेटिव के लिए भी निकालना चाहो तो उसको भी क्या है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन आपने देख लिया लवगणक के रूप में और घातांक के रूप में भी देख लिया आपने। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ से निकाल के देखते हैं हम लोग इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया था, 0.001 दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.001 हो गया इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या है 10⁻⁻pH है, 10⁻⁻pH। अब इसको क्या करिए, चेंज करिए, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इक्वल टू 10⁻⁻pH हो गया। तो जानते ही हो घातांकों के नियम से आधार बराबर होंगे तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा -4 इक्वल टू क्या होगा -pH। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो pH की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, आई ना। तो यहाँ भी देखो pH की वैल्यू कितनी आई थी, 4 ही आई थी, और वहाँ भी क्या है, इस फार्मूले से भी निकालेंगे तो pH की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो डिफिनीसन तो सिंपल है, इस पर छोटे मोटे आपके क्लास में, आपके कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल पूछते हैं उसके लिए ये बताया मैंने आपको कि आप किस प्रकार से वैल्यू रख करके किस प्रकार से उसका वैल्यू, चाहे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हो, चाहे pH का मान दिया हो, कोई वैल्यू दिया हो, आप उसको इजीली सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल डिफिनीसन तो आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा ही पूछता है। ये फार्मूले आप याद रखेंगे, फार्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल के लिए। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम लोग। जब pH वैल्यू हम लोग को फाइंड करना आ गया, समझ गया pH वैल्यू क्या है, तो अब हम देखेंगे pH स्केल क्या है। pH स्केल माने हम इस जो pH वैल्यू निकाल लिए तो इसका यूज कैसे करेंगे किसी विलयन की अम्लता और क्षारता को मापने के लिए। ठीक है, pH स्केल का मतलब जानते हैं, मापने के लिए ही किसी चीज़ को हम लोग क्या है, स्केल का यूज करते हैं। तो हमने pH वैल्यू निकालना सीख लिया, pH वैल्यू क्या है जान गए हम लोग, तो ये हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे अब। तो pH स्केल क्या है, ठीक है, व्हाट इज pH स्केल। तो दोस्तों अब pH स्केल एक पैमाना हो गया, एक रेंज हो गई, जिसमें आप जो है pH वैल्यू के आधार पे अब देखेंगे। जैसे अभी हम लोग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेस पे सीधे सीधे देख रहे थे कि आपका अम्ल होगा कि क्षार होगा, लेकिन अब किस पे देखेंगे हम लोग, pH वैल्यू के आधार पे देखेंगे। क्योंकि अब हम लोग हाइड्रोजन आयन एवं आपका जो pH है, pH के मध्य जो है संबंध देख चुके, संबंध क्या हो गया, देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जो है इसी के आधार पर हम लोग क्या है, अम्लता या क्षारकता का मापन करेंगे, अम्लता या क्षारकता का मापन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले pH स्केल की जो परिभाषा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, pH स्केल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा pH स्केल को आपको जब परिभाषित करना होगा तो कह सकते हैं कि जो pH स्केल है जिसके द्वारा क्या है, जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक बने होते हैं, उसको संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, और उसकी सहायता से क्या है, हम किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे आपने बैटरी वगैरह का जो हम लोग जो गंधक बैटरी यूज करते हैं घर पे, है ना, चाहे इन्वर्टर हो हम लोग का, उसमें तो जो मैकेनिक आता है तो अपने साथ एक मीटर लेके आता है, एक स्केल लेके आता है, उस पर लाल पीले, है ना, नारंगी रंग के निशान बने होते हैं। वो पानी में जो बैटरी का जो लिक्विड है उसके अंदर क्या करता है, उसको डीप करता है और उसको देखता है। तो हम लोग सोचते हैं वो क्या देख रहा है उसमें, है ना, उसमें तो लाल पीले बने हुए हैं, तो उसमें कुछ नहीं, वो क्या है, उन्हीं निशान को देखता है जिस पे जो कलर देता है उसके अकॉर्डिंग से वो समझता है कि इसकी जो बैटरी के अंदर जो लिक्विड है उसकी एसिडिटी कितनी है। ठीक है, यानी उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया है कि घटा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एक्स्ट्रा लिक्विड मिला करके उसके कंसंट्रेशन को कम या अधिक
करता है, जो तो जिससे बैटरी की लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है, बैटरी अच्छे से काम करती है। तो वही है क्या है पीएच स्केल। ये जो आप देखे होंगे उसमें एक आपका जो कांच का जो पेन जैसा होता है और उसके अंदर क्या है निशान होते हैं कई कलर के। तो वही है क्या हम लोग का पीएच स्केल। तो यह एक जो पीएच स्केल है, एक पीएच पैमाना है जिसपे क्या है अम्लता या क्षारकता 0 से 14 तक की संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषागत, पीएच पैमाने पर अम्लता या क्षारकता को 0 से 14 तक की संख्याओं द्वारा 0 से 14 तक की संख्याओं द्वारा क्या है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आजकल ये 4 पट्टियाँ मिल रही हम लोग को मार्केट में, हम लोग इसको यूज करने के लिए पीएच पैमाने के रूप में 4 पट्टियाँ मिल रही हैं, जिससे क्या है विभिन्न प्रकार के रंग बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के पीएच रेंज के लिए क्या है भिन्न भिन्न रंग होता है। इस पर जो है हम कह सकते हैं कि इस पर विभिन्न जो है विभिन्न पीएच रेंज के लिए पीएच परिसर के लिए, रेंज का मतलब क्या हो गया परिसर, पीएच परिसर के लिए भिन्न भिन्न रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, पट्टियाँ बनी होती हैं, है ना। तो ये आपका भिन्न भिन्न रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, वही होता है हम लोग का पीएच मान। ठीक है, किस पे आधारित है ये किस पर आधारित है, तो पीएच स्केल जो है, सिंपल सी बात समझिएगा, पीएच स्केल जो है, पीएच पैमाना जो है, पीएच स्केल जल के आयनिक गुणनफल पर डिपेंड करती है। जल के आयनिक गुणनफल पर आधारित है। कैसे आधारित है आइए उसको समझते हैं। पीएच स्केल क्या है, जल के आयनिक गुणनफल जो है उसी पर आधारित है, KW पे डिपेंड करती है। आप जानते हो KW इक्वल टू क्या होता है ना, पढ़ा है आपने ना। KW इक्वल टू पीछे पढ़ के भी आ रहे हो, KW इक्वल टू क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ये होता है हम लोग का जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, ठीक है, तो KW की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14 होती है, 10⁻14 होती है। ठीक है, अगर हम शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल में क्या होता है, शुद्ध जल में आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, शुद्ध जल के लिए। तो आप कह सकते हो कि अब इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के लिए लिखा जाए इसको, तो क्या हो जाएगा, KW इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू कितना था, 10⁻⁻14 शुद्ध जल 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये दोनों क्या वैल्यू बराबर है। तो अगर इक्वल सेम रखेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो जहाँ पे OH वहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयन रख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन भी कर सकते हो, यानी कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ H² एंड HN² एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव स्क्वायर हो सकता है बराबर करके। ठीक है, तो किसी का भी वैल्यू निकाल लो, आप पहले HN के लिए बात कर लोगे तो स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻14 होगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट लगेगा, तो आप कह सकते हो कि सर ये आपका जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा हम लोग का कितना, 10⁻⁷, 10⁻⁷, क्योंकि 14 का जो रूट निकालोगे तो इसको 10⁻⁷ का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ निकल के आ जाएगी OH निगेटिव के लिए भी, OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक है ना, ये दो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना निकल गया, 10⁻⁷, और हाइड्रोक्साइड आयन भी कितना निकल के आया, 10⁻⁷। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि उदासीन विलयन के लिए
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁻7 हो गया, या फिर आपका OH नेगेटिव इक्वल टू क्या हो गया 10⁻7 हो गया। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद हो, ठीक है, फार्मूला आपको याद हो, ठीक है ना, तो फार्मूला अगर आपको याद हो तो अभी बताया था मैंने कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है 10⁻⁻pH था, 10⁻pH, ठीक है, या फिर आपका OH नेगेटिव के लिए क्या था 10⁻POH। अभी पीछे आप बैक जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला आपको लिख के दिखाया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे तो यहाँ से आपका उदासीन विलयन के लिए कंपेयर कर लो, उदासीन विलयन के लिए, उदासीन विलयन के लिए अब देखो कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे -7 है यहाँ पे क्या है -pH है कि नहीं है, तो -pH वैल्यू इक्वल टू क्या होगा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कट जाएगा आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया pH इक्वल टू क्या हो गया 7। ऐसे POH निकालोगे तो वो भी कितना आएगा -7 ही आएगा, तो माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा POH इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो आप इसको लघुगणकीय बेस पे भी देख सकते हो, या फिर जो डायरेक्ट पावर के 10 टू पावर के रूप में है उस पर भी देख सकते हो। अब इसके लिए जैसे POPH इक्वल टू क्या था -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था, तो pH इक्वल टू निकालोगे तो -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दे रहा है 10⁻⁻7, तो ये आपका पहले आएगा, बेस कितना है 10 इसका है। ठीक है, तो आपका pH इक्वल टू क्या होगा +7 और यहाँ पे log बेस 10, तो क्या होगा pH इक्वल टू क्या होगा 7 आएगा, है ना। बात वही है, मैं समझाने के लिए, आप चाहे इस फार्मूले से निकाल लो, अच्छा इस फार्मूले से निकाल लो, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, दोनों फार्मूला क्या है आपके सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, पीछे भी दिखाया। तो यहाँ पे क्या हो गया pH वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। इसका मतलब कि अब pH पैमाना पे जब हम किसी सॉल्यूशन में जब pH पैमाना को देखेंगे, डिप करेंगे, तो देखिए अगर उसका pH जो वैल्यू है क्या आ गया 7 आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि विलयन कैसा है, उदासीन है, न वो अम्लीय है न वो क्षारीय है, कैसा है उदासीन है, न्यूट्रल हम लोग का सॉल्यूशन है। तो एक चीज़ तो हम लोग को मालूम चल गई कि क्या है हो गया कि हम लोग का जो उदासीन विलयन के लिए pH का मान कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा और इसको और हम लोग देखते हैं कि कब अम्लीय होगा कब क्षारीय होगा। ठीक है, तो अभी जो फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने उस फार्मूले के बेस पे ही देखेंगे। आइए उसको समझते हैं पहले न्यूमेरिकली, फिर pH स्केल को हम लोग आसानी से बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, pH स्केल को बनाने में कोई प्रॉब्लम हम लोग को होने वाली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या सर बताने जा रहे हैं हमको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए आपका उदासीन विलयन के लिए क्या है, उदासीन विलयन के लिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, pH इक्वल टू POH, pH इक्वल टू POH, यही स्केल का फॉर्मेशन लोग करेंगे। स्केल कैसे बनेगी, हम लोग स्केल को बनाने जा रहे हैं अब। ठीक है, अब देखिए दोनों का वैल्यू बराबर है, यहाँ से क्या हम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है। सिंपल सी बात। अगर हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें, अम्ल की बात करें और क्षार की बात करने जा रहे हैं। अब उदासीन के लिए तो समझ में आ गया कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, और यहाँ पे आप ये भी बता दीजिए कि इसके लिए आपका जो pH की वैल्यू कितनी है 7 है, आपका जो POH की वैल्यू भी कितनी है 7 ही है, दोनों की वैल्यू क्या है 7 ही हम लोग लिए हैं उदासीन के लिए। ठीक है ना, वही निकल के आया है। अब देखो अम्ल कब होगा, अम्ल तब होगा जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा अधिक होगा, और आपका OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा कम होगा। ठीक है, क्षार की बात करेंगे तो वही काम, आपका जो है हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको पता है अच्छे से। हाँ सर पता है, तो स्केल कैसे फॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो pH जो वैल्यू है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो क्या है 10⁻⁻pH है, 10⁻⁻pH है। अब बताओ 10 के घात में इसकी वैल्यू pH वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे समझो पहले 10 के घात -1 है, 10 के घात -2 है, 10 के घात -3 लिख रहा मैं, 10 के घात -4 लिख दिया, 10 के घात क्या 5 लिखा, 10 के घात क्या -6 है,
है ना, ये आपका 10⁻⁻7 हो गया। ऐसे ही आपके तमाम हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, कंपेयर के बताओ सबसे बड़ा कौन है ये, इस जितना लिखा है मैंने इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। इसको लिखोगे तो समझ लो क्या हो गया 1/10, इसको लोग क्या होगा 1/100 हो गया, इसको करोगे तो क्या होगा 1/100 × 10 यानी कि 1000 हो गया। ऐसे ही क्या है वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पे 1/10⁻1 है, 1/10⁻2 है, यहाँ पे क्या है 1/10⁻3 है, इसके लिए कहोगे तो 1/10⁻4। तो देख रहे हो ना, जिस हर बड़ा होता चला जा रहा है। जानते हो जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है, क्योंकि सबका अंश तो एक ही है, अंश क्या है बराबर सबका है। तो जब अंश बराबर होता है भिन्नों के लिए, तो जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि जितना बड़ा निगेटिव मान होता चला जाएगा उसका मान क्या है, कम होता चला जाएगा। यानी कि यह किस क्रम में है, घटते क्रम में। किस क्रम में है, घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में। पावर जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यानी यहाँ पे पीएच का मान जितना अधिक होगा एच आयन उतना ही क्या होगा, कम होगा। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। पीएच की वैल्यू जितनी अधिक होगी एच सांद्रता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब उस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पीएच का मान जितना अधिक होगा हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतनी ही कम होगी, अतः अम्लता भी कम होगी, अम्लता कम होगी तो क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। अम्लता घटेगी तो क्या होगा, क्षारकता बढ़ेगी। यानी कि ऐसे समझिए, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, पीएच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो अम्लता भी क्या होगी, अम्लता भी हम लोग की क्या होगी, घटेगी। अम्लता घटेगी तो क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। ये फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के बेस पे पीएच वैल्यू पीएच स्केल बनेगी और हम लोग समझ जाएंगे कि कब अम्लीय होगा कब क्षारीय होगा, ठीक है ना। हम लोग के पीएच स्केल पे जो पैमाना हम लोग का लिखा हुआ है 0 से लेकर कितना तक, 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक का पैमाना हम लोग के पास है, ठीक है। 0 से लेकर के 14 तक का पैमाना है। अब उस पैमाने के हिसाब से हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो उस पैमाने के हिसाब से जब हम लोग काम करने जाएंगे तो अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है कब बड़ा कब छोटा होगा, और ये फैक्ट आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हाँ सर ये तो सही कह रहे हैं आप, पीएच का मान बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो अम्लता क्या होगी, घट जाएगी, क्षारकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब देखिए पीएच वैल्यू किस प्रकार से चेंज हो रही है और किस प्रकार से आपका हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस प्रकार से चेंज हो रहा है। अच्छा, आपने उदासीन के लिए तो कह दिया। अगर हम प्रबल अम्ल के लिए बात करें, अगर कोई प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल के लिए प्रबल अम्ल है, कह दिया गया कि नहीं वो प्रबल अम्ल है। तो अगर प्रबल अम्ल है तो उसमें आपका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, वो हाईएस्ट में होगा। तो प्रबल अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 1 मोल पर लीटर भी बोल सकते हो आप, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर हो गया ये, ठीक है। अगर हम इससे पीएच मान को निकालें, समझिएगा आप बिल्कुल पीएच मान से ही समझेंगे हम लोग। पीएच मान निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 है, आपका बेस 10 है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फार्मूला लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग, यहाँ पे क्या हो गया, बेस 10 हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, किसके लिए, प्रबल अम्ल के लिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और जानते हो बेस 10 पे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपका पीएच इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग का 0 हो गया, पीएच इक्वल टू 0 हो गया। ये है, देखो एक पॉइंट मिला हम लोग को, पीएच इक्वल टू क्या हो गया, 0 निकल के आया, ठीक है। और अभी आपको बताया गया कि जो पीएच
है ना, pH है और जो POH है उसकी वैल्यू जोड़ने पे कितना आती है, 14 आती है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखो दोस्तों, अगर यहाँ से निकालें इसका वैल्यू 0 रखें तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू क्या है 14, तो POH इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। देख लो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब समझो pH की वैल्यू क्या है 0 है, न्यूनतम है, कम से कम है, तो कैसा है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पे देखो POH की वैल्यू क्या है 14 है ना, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक ना, तो आप एक वैल्यू निकाल करके दूसरी वैल्यू क्या हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। pH और POH में आप निकाल सकते हो। जब आपका यहाँ पे देखो, जब pH आपका कम है तो POH क्या है, हाईएस्ट है। यह क्या है, मिनिमम है, मिनिमम। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना, जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये अधिकतम होगा, pH का मान अधिक होगा जिसके लिए, तो अगर ये क्षारीय के लिए है तो क्षारकता क्या होगी, जब ये POH सबसे अधिक है तो क्षारकता क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर यहाँ पे POH है ना, जैसे यहाँ पे था ना pH के लिए, तो यहाँ पे देखो जब इस POH के लिए लिखोगे, POH अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, मिनिमम होंगे। क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो यहाँ पे क्षारकता क्या होगी, कम हो जाएगी। क्षारकता क्या होगी, कम होगी, और अम्लता क्या होगी, अधिक होगी। अब इस ध्यान से समझिए दोस्तों, pH का वैल्यू क्या है, 0 है, तो pH वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है क्या, नहीं घट रहा है, कम हो गया ना। तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इसका उल्टा, जब ये घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बढ़ेगा, तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी, क्षारकता क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब कि अगर pH 0 है, मिनिमम है, तो आपकी अम्लता क्या होगी, अम्लता क्या होगी, अधिकतम होगी। अम्लता क्या होगी, अधिकतम होगी, जो कि किसके लिए है, प्रबल अम्ल के लिए निकाला गया था। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा उससे। ठीक है, अब देखो ये pH क्या है, मैक्सिमम है, 14 हो गया है। तो जब pH अधिकतम होगा, बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, तो क्षारकता में क्या होगी, घटेगी, तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जब आपका POH क्या होगा, 14 होगा, अधिकतम होगा, अब pH कितना होगा, 0 होगा, तो उस समय आपका क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो अब आइए स्केल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, स्केल। ठीक है, स्केल, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। आप स्केल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए स्केल कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए बिल्कुल इजी। अब स्केल आपकी बन जाएगी। ये है आपका स्केल, अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हो गया सेंटर हम लोग का। 7 पे पता है क्या है, उदासीन। क्या है, उदासीन है। इस समय आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 7 होगा। ठीक ना, और आपका जो है OH नेगेटिव जो आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 7 होगा। यानी कि आप कह सकते हो जो pH का मान है यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पे pH इक्वल टू कितना, 7। pH इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। और POH इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। दोनों क्या है, 7 उदासीन के लिए। या फिर इसी को कह सकते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻7। और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻7 हो गया। ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के रूप में है, और वो क्या है, pH मान के रूप में, दोनों के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे बिल्कुल 0 ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, 0। 0 पे क्या मिल रहा हम लोग को, यहाँ पे आपका जो है pH मान कितना है, 0 है। और POH का बात करेंगे तो कितना है, 14 है। देख लो, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसको 10 टू पावर हाइड्रोजन आयन की बात करो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर लो। ठीक है, और आपका OH हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की बात कर लो, तो ये क्या होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू किस प्रकार से आप लिखोगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10⁻⁻14 हो गया। कितना हो गया, 10⁻⁻14 हो गया। ठीक है, 10⁻⁻14। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10⁻⁻1, 10⁻⁻0, 10⁻⁻0। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 14 आना चाहिए ना। ठीक है, तो अगर ये -14 है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, 10 पावर, अगर ये यहाँ पे क्या है, -14 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10⁻0 होना चाहिए, 10⁻0। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए हो गया, प्रबल अम्ल के लिए हो गया, प्रबल अम्ल के लिए।
ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं पहुँच गया, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे क्या है 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्या है 1 को दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो 1 जब 1 हो गया वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो हाइड्रोजन आयन है वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है धीमे धीमे धीमे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन आयन है उसका कंसंट्रेशन जो है मान लो कितना हो गया 10⁻⁻1 हो गया, 10⁻1। और आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक फल 14 होना चाहिए, तो ये -1 होते क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। पीएच की बात कर लो तो यहाँ पे आपका जो POH है उसका मान कितना है 13 है, और जो पीएच है उसका मान कितना है 1 है, ये हो गया आपका, समझ लो, ठीक है ना। देखो पीएच का मान 0 से क्या हो गया 1 हो गया, बढ़ रहा है, तो अम्लता क्या हो रही है, घट रही है, अम्लता क्या हो रही है, घट रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो अम्लता क्या है, घटते घटते अम्लता कम होते 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 यहाँ पे अम्लता 0 हो जाएगी, तो उदासीन हो जाएगा, बात समझ रही है ना, ठीक है। तो ये आपका अम्लता घटने का क्रम है। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे देख लो, अगर मान लो कि यहाँ पे अभी सभी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे क्या है 2 वैल्यू है, क्या है 2 है, तो अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 पे क्या होगा समझ लो, 2 पे क्या होगा, पहले तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख लो, तो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो घात होती है वही होता है पीएच मान, तो यहाँ पे आपका POH लिखोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपका जो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखो पहले पीएच कितना था 0 था, फिर 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, तो ये क्या आ रहा है धीमे 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 क्या है बढ़ रहा है। अब पीएच क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अब पीएच बढ़ रहा है तो अम्लता क्या हो रही है, अम्लता घट रही है, अम्लता घटते क्रम में जा रही है, घटते क्रम में है, जैसे इधर जाएंगे क्या है अम्लता घटती जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो आप और किसी का वैल्यू देखना चाहो तो उसका भी वैल्यू देख सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, इसको हटाते हैं, समझ ही लीजिए पूरा आप, ठीक है। अभी 7 मान लीजिए आगे चला गया हम लोग का, ठीक है, समझने के लिए जगह को बना लिया। ये क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। तो अब बताओ स्केल बनाओ आप, यहाँ पे 3 हो गया, तो समझ में आ रहा है ना आपको कि इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या जाएगा निकालिए, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, और आपका हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻11 हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये जो घात है वही क्या है पीएच मान है, तो आपका यहाँ पे पीएच के रूप में लिखना चाहोगे आप, क्योंकि पीएच स्केल है तो पीएच के रूप में ही लिखेंगे। मैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से आपको समझा रहा हूँ कि क्या उसका वैल्यू आने जा रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से घट रहा है किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप POH लिखोगे तो POH कितना है 11 हो जाएगा 11, और आपका जो पीएच है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 7 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या था उदासीन था, हम लोग का ये क्या था उदासीन बिंदु था, उदासीन, ठीक है। जब आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा OH आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो पीएच की वैल्यू है ना, पीएच इक्वल टू 7 और POH इक्वल टू क्या होगा 7 ही होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁷, और OH नेगेटिव हाइड्रोजन क्या होगा 10⁻⁷, दोनों क्या होगा सेम होगा, तो उदासीन हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, अब समझ गए होगे, किसी का लिखना हो किसी का भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब समझ गए होगे कि आपका जो POH है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो किसी के लिए पीएच स्केल को आप बना सकते हो लिख सकते हो। अच्छा चलो उसके आगे चलते हैं, ठीक है। आप कंपैरिजन करते जाना, देख लो ये वैल्यू, अब वैल्यू चेक कर लो, जैसे वैल्यू बताया था ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है छोटी है, क्योंकि ऋणात्मक घात क्या है बड़ा है। वैसे यहाँ पे एक ही ऋण घात है, पहले ही समझा दिया आपको, इसकी घात क्या है कम है ऋण में, इसकी घात क्या है बड़ी है, तो ये छोटा होगा ये क्या होगा बड़ा होगा। तो जब हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो अधिक अम्लीय होगा, OH आयन कम होगा तो क्या होगा क्षारीय नहीं होगा अम्लीय ही होगा। मान कौन सा अधिक यहाँ पे है, हाइड्रोजन आयन अधिक है तो क्या होगा अम्ल होगा, है ना। तो हाइड्रोजन क्या है अधिक है तो अम्ल होगा,
अम्लता होगी इधर। जितना हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे क्या होगा, अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे क्षारीय के लिए समझ लीजिए, जब क्षारीय के लिए समझने जाएंगे तो उसके ऐसे चलते चले जाइए, यहाँ पहुँच चुके हैं आप मान लीजिए। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, हम लोग को 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। जब 8 मिल जाएगा हम लोग को तो वहाँ पे 8 पे क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पे 8 हो गया तो हम लोग का हाइड्रोजन आयन पे क्या हो गया, 10⁻⁻8। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का जो घात है वो कम हो गया ऋणात्मक में, -6 हो गया। यहाँ क्या है, -8 है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कम हो गया और OH नेगेटिव आयन क्या हो गया, अधिक हो गया। तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा हम लोग को, क्षार मिलेगा, क्षारीय गुण। कैसा मिलेगा, क्षारीय विलयन मिलेगा उसके आगे। ठीक है, इसी स्केल को और आगे हम बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, नीचे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे स्केल को आगे बढ़ा दिया। वही 8 हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ जाएगा। तो 9 आएगा बच्चे, तो आप क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁹ और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। अब देखो ना भाई, यहाँ पे pH भी देख सकते हो, pH देख लो। यहाँ पे pH कितना है समझना, 5 है। आप POH कितना हम लोग का है, सॉरी pH कितना है, 9 है। अब pOH कितना है, 5 है। तो जो pH जो अधिक होता है उसका मान तो कम होता है। मतलब pH अगर अधिक हो गया तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, कम हो गया। POH क्या हो गया, 5 है, तो इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। तो कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। ऐसे आपका यहाँ पे 10 पे चले जाओ, किस पे आओ, 10 पे। तो वही बात यहाँ पे, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। और आपका जो POH है उसका मान क्या होगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे pH इक्वल टू 10, आप POH इक्वल टू कितना, 4। तो जो समझाया था फार्मूला आपको, उस फार्मूले के बेस पे देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, कम हो गया। ये कम हो गया, कम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे, ठीक है ना, आपकी क्षारकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी आप यहाँ पे 11 पे चले आओगे तो यहाँ पे pH कितना होगा, 11 होगा। आप POH कितना होगा, 3 होगा। तो और क्षारकता बढ़ रही है। 12 पे जाओ, यहाँ पे 13 पे आ जाओ, फिर क्या लास्ट में 14 पे चले जाओ। तो 14 पे आओगे तो क्या होगा, pH इक्वल टू कितना, 14 हो जाएगा। और POH इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया, अधिकतम हो गया किससे, H आयन कंसंट्रेशन से। H आयन कंसंट्रेशन से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये क्या होगा, प्रबल क्षार के लिए। किसके हो जाएगा, प्रबल क्षार के लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हम लोग की pH स्केल है उसका जो लेफ्ट साइड का सबसे न्यूनतम मान है वो प्रबल अम्ल के लिए है, और जो राइट साइड का है उस प्रबल क्षार के लिए। तो हमें कुछ नहीं, जो शुरू में बताया था मैंने यहाँ पे कि आपका जो सिंपल याद रखिएगा, pH जो वैल्यू बढ़ेगी तो अम्लता क्या होगी, घटेगी। बताया था ना, अम्लता घटेगी, क्षारकता क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो pH मान देख लो बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 0 pH मान है, फिर 1 है, फिर 2 है। pH मान ही दिखा रहा है इस पे, ये क्या है, pH मान ही है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा अम्लता क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो बस ये की वर्ड याद रखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना, POH को याद करना ही नहीं है, खाली pH याद रखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं इसको, pH स्केल। ये क्या है, pH वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या है, pH मान बढ़ रहा है। pH मान बढ़ रहा है तो अम्लता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जहाँ pH मान सबसे कम है, 0 पे सबसे कम है, तो प्रबल अम्ल, कम अम्ल, कम अम्ल, और कम अम्ल, और कम अम्लीय, और कम अम्लीय हो जाएगा, और कम अम्लीय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल अम्लता खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब अम्लता खत्म हो गई और pH बढ़ा रहे हो, 8 पे चले गए, तो अब क्या होगा, अब क्षारकता बढ़ेगी हम लोग की, क्योंकि अम्लता तो खत्म हो चुकी है। अब क्या आएगा, क्षारकता आएगी। तो क्षारकता बढ़ रही है, तो क्षारकता बढ़ते 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 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। कहोगे सर क्या pH स्केल 14 से आगे भी हो सकता है क्या, और 0 से पहले भी हो सकता है क्या? तो इसका आंसर यही है कि अभी तक जितने पदार्थ हम लोग के खोजे गए हैं, ज्ञात हैं, उन पदार्थों में जो जितनी भी अम्लता और क्षारकता जितने भी
पाई गई है वो 0 से 14 के रेंज के बीच में ही पाई गई है। इससे इस रेंज से बाहर का भी कोई पदार्थ पाया नहीं गया है। अगर कोई पदार्थ हम लोग को मिलता है जिसकी पीएच वैल्यू जो है 0 से कम या 14 से अधिक मिलती है तो हम लोग अपनी स्केल को और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि जितने ज्ञात हम लोग पदार्थ हैं उन सबकी अम्लता और क्षारकता क्या है 0 से 14 पीएच वैल्यू के बीच में ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को अब आप बिल्कुल डिटेल समझा दिया है, अब उसको शार्ट में देख लीजिए। ठीक है, ये तो समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन किया है आपको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या चीज़ है। अब पीएच स्केल को छोटा हम बनाते हैं तो कि आप उसको आसानी से समझ सकें। देखिए अब पीएच स्केल तो ये हम लोग की जाएगी, ये है पीएच स्केल। ठीक है, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया लास्ट में 14 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले उदासीन बिंदु पे चले जाओ। ये क्या है? उदासीन है, उदासीन। अब ये जो उदासीन बिंदु है उससे लेफ्ट जाओगे, इधर जाने पे क्या है? अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। और जब इस उदासीन बिंदु से राइट जाओगे तो क्या बढ़ती है? क्षारकता बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है। ठीक है ना, अब इसका उल्टा यहाँ से देख लो, सीधे ये अब तुम यहीं से चलना शुरू कर दो, बीच से न चलो। उदासीन से नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे चलेंगे तो क्या होगा? इधर चलेंगे तो यहाँ तक रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? अम्लता जो है, अम्लता घटते क्रम में है, अम्लता घटते क्रम में। यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया? उदासीन हो गया। अब इसके आगे चलोगे सीधे तो कहोगे कि क्षारकता बढ़ते क्रम में, क्षारकता बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, तो इधर से जाओगे तो अम्लता घटते हुए क्रम में रहेगी, क्षारकता क्या है? बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। इधर से चलोगे तो ये हो जाएगा। तो आप दोनों जगह से देख सकते हो। ये वैल्यू किसकी है? पीएच वैल्यू है। क्या है? पीएच इक्वल टू 0, पीएच इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है? पीएच इक्वल टू 2, ये क्या है? पीएच इक्वल टू 3, पीएच इक्वल टू 4, आपका पीएच इक्वल टू 5, पीएच इक्वल टू 6, है ना। और pH इक्वल टू क्या है? ये 7, pH इक्वल टू कितना? 8, pH इक्वल टू 9, pH इक्वल टू 10, pH इक्वल टू 11, pH इक्वल टू 12, pH इक्वल टू कितना? 13 और ये pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो ये फार्मूला लिखा है बस इसी को याद रखोगे। pH बढ़ेगा, अम्लता क्या होगी? घटेगी। अम्लता घटेगी तो क्षारकता क्या होगी? क्षारकता क्या होगी? बढ़ेगी। इसी को ऐसे कर सकते हो कि हाइड्रोजन आयन क्या होगा? अगर pH बढ़ेगा, इसी को आप विस्तार दें, pH बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अम्लता घटेगी, आपका हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा, क्षारकता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना, बस कीवर्ड में याद रखेंगे तो ये आपके पीएच स्केल आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये आपकी पीएच स्केल है, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस उसका कंसंट्रेशन देखना था। समझा दिया मैंने, कहाँ कौन बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। ठीक है ना, पीएच मान बढ़ रहा था, किस प्रकार से उसका वैल्यू किस प्रकार घट बढ़ रही है, पीछे समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो फिर ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं पीएच स्केल को समझने के बाद। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर में, तो उसमें चर्चा होगी कि पीएच स्केल के आधार पे हम लोग किस प्रकार से कुछ विभिन्न पदार्थों के जो उनके जो पीएच वैल्यू है, जो उनका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, किस प्रकार से देखते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस पर लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में या फिर जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछते हैं जिस टाइप के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास और भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आज का क्लास तो इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि पीएच स्केल से आपको 100% श्योर जो है आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस
आपको पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।